अब हम बात करेंगे जो भारत का संविधान है उसके इतिहास के बारे में। तो संविधान के इतिहास किस किस कानून के द्वारा हमारे संविधान में बदलाव हुआ या नए कानून जुड़े उसको देखते हैं। तो पहले आज़ादी से पहले संविधान या कानून को पहले तो कंपनी ने बनाया और उसके बाद फिर ब्रिटेन के संसद का यहाँ पर आधिपत्य हो गया तो उसने बनाया। तो सबसे पहले कंपनी द्वारा कौन कौन सा कानून या एक्ट बनाया गया उसको देखते हैं। सबसे पहला जो था वो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट था। उसके बाद दूसरा हुआ 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से बना, और तीसरा में बना 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये तीनों सबसे शुरू में कंपनी के द्वारा बनाया गया। उसके बाद 4 चार्टर बनाया गया कंपनी के द्वारा। पहला 1793 में चार्टर बना, 20 साल के बाद में फिर 1813 में चार्टर बना, फिर 20 साल के बाद में 1833 में चार्टर बना, और उसके बाद फिर 1853 में फिर 20 साल के बाद में चार्टर बना। तो 1793, 1813, 1833, 1853, इस प्रकार से ये 7 जो एक्ट है, कानून है, वो कंपनी के द्वारा बनाया गया। अब जो कंपनी का आधिपत्य कब खत्म हो गया? 1853 के बाद, समझिए। और का संसद ने फिर कब से बनाना शुरू किया? 1858 में भारत शासन अधिनियम पहला बनाया, फिर 1861 में परिषद का अधिनियम बनाया, उसके बाद 1892 में फिर परिषद अधिनियम बनाया। तो ये 3 पहले शुरू में बनाया संसद के द्वारा, 1858, 1861, 1892। उसके बाद पुनः इसने भी 4 और बनाए। 1909 में परिषद अधिनियम बनाया, फिर 1919 में भारत शासन अधिनियम, फिर 1935 में पुनः भारत शासन अधिनियम, और लास्ट में 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। इस प्रकार से 7 कंपनी ने और 7 ब्रिटिश संसद ने कानून बनाए। अब हम आगे बढ़ते हैं और कंपनी के द्वारा जो कानून बनाया गया था उसको एक एक करके डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। यह पहला समय था जब किसी कंपनी ने भारत के लिए कानून बनाया और भारत को कंट्रोल करने का प्रयास किया। इस समय संसदीय नियंत्रण शुरू हो गए। हालांकि कंपनी यहाँ पर कानून बना रहा है लेकिन ऊपर तक इसकी जानकारी जाता था। बंगाल का जो गवर्नर था, इस अधिनियम में क्या क्या हुआ? एक तो संसदीय नियंत्रण शुरू हुआ, दूसरा बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और वो वारेन हेस्टिंग पहला था। उसके बाद ये 1774 में उसी समय 73 के एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बना, और उसके बाद जो कर्मचारी थे उनको भ्रष्टाचार न हो करके उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया, और निजी व्यापार भी वो नहीं कर पाते थे। निजी व्यापार करने से वो अपने पक्ष में कई फैसले लेते थे, इसलिए उन पर भी बैन लगा दिया। ठीक है। और ये जो था गवर्नर जनरल, वो सिर्फ बंगाल का न रहकर उसके आसपास के क्षेत्र का भी वो गवर्नर जनरल कहलाता था। उसके बाद दूसरा था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें क्या हुआ? कलकत्ता की जो सरकार थी उसको अधिकार दे दिया कानून बनाने का। कहाँ कहाँ के लिए? बंगाल के लिए, बिहार के लिए और उड़ीसा के लिए। तो ये उसका अधिकार को बढ़ा दिया गया, सेटल कर दिया गया। तीसरा था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें दोहरा शासन शुरू हो गया। दोहरा का शासन कैसे शुरू हुआ? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता था एक, जो व्यापार के मामले को देखता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होता था, वो राजनीति के मामले को देखता था। इस तरीके से राजनीति और व्यापार दोनों को अलग करने का प्रयास किया। अब जो 4 और बचे हैं कंपनी का, उसमें है 1793 का चार्टर। इसमें बोर्ड के जो सदस्य थे और वहाँ के जो कर्मचारी थे उनका वेतन
भारतीय राजस्व से देना शुरू किया। ये इनका मेन चार्टर 1793 का मेन था कि जाओ वो क्षेत्र ले लो और वहाँ पर शासन करो और पैसा वहाँ वसूल कर लेना अपने लिए भी है। ये वाला जो पद्धति था वो ख़त्म किया गया और भारत में जो सरकार के पास जो पैसा इकट्ठा होता था उसी पैसे से फिर उसका वेतन देना शुरू किया गया। अब है अगला चार्टर दूसरा नंबर का 1813 का चार्टर में क्या हुआ, एकाधिकार जो था कंपनी का उसको समाप्त किया गया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बस यहाँ बिजनेस कर सकता था, लेकिन इसको दो छूट दिया गया। एक तो चीन के साथ अब ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी अकेले ही व्यापार करेगा और चाय में दूसरा कोई कंपटीशन करने वाला नहीं आना चाहिए। लेकिन जब एकाधिकार समाप्त हुआ तो ब्रिटिश नागरिक यहाँ आके व्यापार कर सकते थे। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बस करते थे और ईसाई प्रचार करने का भी मौका मिल गया लोगों को। दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इस 1813 का चार्टर का ये था कि 1 लाख का बजट बनाया गया शिक्षा के लिए, क्योंकि शिक्षा किसी भी देश के विकास का सबसे बड़ा साधन होता है और यहाँ पर शिक्षा पढ़ाई के खर्चा करने के लिए बजट बनाया तो वो एक महत्वपूर्ण घटना था। उसके बाद आता है 1813 का चार्टर 33 का चार्टर 1833 का चार्टर। इसमें महत्वपूर्ण घटना घटा। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अभी मैं हमने वो सबसे ऊपर में 1713 का रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा था कि जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल कहलाया और वो उड़ीसा बिहार क्षेत्र में उसका अधिपत्य भी शामिल हो गया, मतलब बढ़ा दिया गया अधिकार। लेकिन यहाँ 1833 का घटना एक बड़ा घटना था, क्योंकि यहाँ बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल, पूरा भारत सोचिए, पूरा भारत का उसको कंट्रोल में दे दिया। मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा एक सोच आ गया। और पहला बना विलियम बेंटिक। वहाँ 1713 में कौन बना था? वारेन हेस्टिंग। यहाँ विलियम बेंटिक। विधि आयोग बनाया गया और मैकाले उसका अध्यक्ष था। कानून बनाना शुरू हो गया। संपूर्ण देश में एक ही बजट बनना शुरू हुआ, केंद्रीय बजट बनना शुरू हो गया। तो 1833 में देखिए शासन में भी भारत बन गया और यहाँ पर भी एक बजट शुरू हो गया। तो ये दोनों महत्वपूर्ण था। उसके बाद है 1853 का चार्टर 20 साल के बाद। तो इसमें अब बहुत कुछ विकास शुरू हो गया। एक तो कार्यकारी और दूसरा विधायी, मतलब कार्यपालिका और विधायिका दोनों को अलग करने के लिए, मतलब सरकारी कर्मचारी का काम अलग और जनप्रतिनिधि का अलग, ये 1853 में सोचाया और पृथक किया गया। कंपनी जो था वो अपने कर्मचारी, अब कार्यपालिका अलग हो गया तो ये तो खैर विधायी कार्य वाले तो या तो चुन के भी आ सकते थे या फिर उसके राजा महाराजा लोग भेजते थे जैसे भी थे। लेकिन जो कर्मचारी है वो तो परमानेंट था ना, तो परमानेंट कर्मचारी को तो ऐसे ले नहीं सकते, इसलिए खुली प्रतियोगिता लाया गया ताकि प्रतियोगिता करके जो योग्य लोग हैं वो सरकारी नौकरी में लग सके। उसके बाद जो परिषद था उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व को भी देना शुरू किया। जो वहाँ के लोग थे वो भी उसमें परिषद में जाते थे और अपने बात को रखते थे। इससे पहले जो अंग्रेज लोग थे वही बस उस जो बोर्ड में सदस्य थे वही लोग सलाह देते थे। बाद में स्थानीय प्रतिनिधित्व जब मिला तो ये लोग अपने स्थानीय मुद्दों को उठाना शुरू किए। अब संसद के द्वारा जो कानून बना उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो 1858 में, जैसे कि 57 में क्रांति हुआ, उसके बाद 1858 में ब्रिटिश संसद ने अपना हाथ यहाँ पर डाला या हस्तक्षेप किया समझिए कंपनी के साथ। 1858 का भारत शासन अधिनियम बना और कंपनी जो था उसको समाप्त करके प्रत्यक्ष शासन जो है संसद ने अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि 1857 के क्रांति बहुत ही भयावह थी। गवर्नर जनरल जो पहले कहलाता था अब वो वायसराय कहलाने लगा और पहला कौन बना? कैनिंग। तो 1773 में कौन बना? विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग्स। और 1833 में कौन बना? विलियम बेंटिक। और 1858 में कैनिंग। उसके बाद ब्रिटिश संसद का जो सदस्य था
ब्रिटिश संसद का जो सदस्य होता था वहाँ पर, संसद सदस्य या ब्रिटेन में जो संसद था, वो भारत का राज्य सचिव उसको नियुक्त किया, और वो आके सम्राज्ञी मतलब वहाँ के जो रानी थी उसका प्रतिनिधि यहाँ पर करते थे। और इसी के साथ ही जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, वो अलग अलग जो था उसको ख़त्म करके एक ही बना दिए, एक ही बोर्ड बना दिए। तो इतना महत्वपूर्ण घटना 1858 में हुआ। उसके बाद था 1861 का परिषद। इसमें क्या हुआ, वायसराय को एक अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया, जैसे अभी राज्यपाल या राष्ट्रपति कहते हैं। ये 1861 में ये अध्यादेश वाला जो प्रक्रिया है शुरू हुआ, तो याद रखना है। और विभाग और मंत्रालय भी इसी समय शुरू हो गया, अलग अलग मंत्रालय बना दो, अपना अपना मंत्रालय का काम मंत्री लोग देखेंगे, ऐसा टाइप का। उसके बाद है 1892 का परिषद। 1892 के परिषद में क्या हुआ, अब बजट पर जो हमारे जनप्रतिनिधि है वो चर्चा कर सकते थे, और कार्यपालिका से प्रश्न भी पूछ सकते थे कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। जैसे अभी पूछते हैं, अभी प्रश्न क्या पूछते हैं, कार्यपालिका तो विधायिका के जो मंत्री बनते हैं उनके अंडर में ही काम करते हैं। तो उस समय शुरू में आया, तो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना दोनों था। बजट पर चर्चा कि आपने इसके लिए पैसा क्यों नहीं लगाया, और कार्यपालिका से प्रश्न, आपने इस क्षेत्र में गलत काम किया, जनता के विरुद्ध काम किया, ऐसे प्रश्न। और एक हुआ अप्रत्यक्ष जो मनोनयन है, निर्वाचन प्रारंभ हुआ। अप्रत्यक्ष हुआ है, अभी प्रत्यक्ष 1892 तक नहीं हो पाया है। उसके बाद है फिर 4 नीचे का संसद द्वारा 1909 का परिषद, जिसमें महत्वपूर्ण घटनाएं हुआ, जैसे कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इसको जानते हैं। 1909 के जो परिषद अधिनियम है उसको, तो मार्ले उस समय सचिव था, मतलब ब्रिटेन के सांसद था, और मिंटो यहाँ का वायसराय था, मतलब सबसे प्रमुख व्यक्ति था। तो इसी जो मिंटो है, क्योंकि ये मार्ले तो यहाँ के बारे में इतना जानकारी नहीं, क्योंकि वो एक नेता था ना, उतना लेना देना सचिव को नहीं होता था। वो सिर्फ वहाँ के जो महारानी थी उस वहाँ तक सूचना पहुँचाता था। लेकिन मिंटो यहाँ का क्या था, वायसराय, और इसी के अंडर में पूरा सत्ता चलता था। तो ये जो था सांप्रदायिक काम किए थे हिंदू मुस्लिम वाला, इसलिए इसको सांप्रदायिकता के पिता कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दिया, तो मुस्लिम को चुनेगा। ये बहुत ही गलत काम था, इसलिए मिंटो का बहुत यहाँ पर विरोध हुआ। विरोध क्यों क्या हुआ, बहुत इनको गलत बोला गया। पूरक प्रश्न पूछना, और प्रांत में तो पूरक प्रश्न पूछना शुरू हो गया, मतलब बजट वगैरह का प्रश्न पूछते थे तो जवाब देते थे, तो फिर से प्रश्न पूछते रहते थे। प्रांत में बहुमत हो गया, स्थानीय लोगों का प्रांत में बहुमत शुरू हो गया, मतलब अब अंग्रेज बहुमत नहीं था स्थानीय लोगों का। हालांकि अंग्रेज लोग अपने हाथ में ज़्यादा शक्ति रखे थे, वायसराय कुछ भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी बहुमत स्थानीय लोगों को मिल गया, केवल प्रांत में। अभी केंद्र में 1909 तक नहीं मिला है। भारतीय जो है कार्यकारिणी में जाने वाले पहला जो व्यक्ति था वह था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इससे पहले कोई भी भारतीय कार्यकारिणी में सदस्य नहीं बना था, अंग्रेज लोग ही बनते थे। तो 1909 में पहला बना सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब 1919 का भारत शासन अधिनियम को देख लेते हैं। 1919 में एक फिर सुधार हुआ, उसमें जो सुधार हुआ था उसके बाद यहाँ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ। मॉन्टेग्यू जैसे कि पहले बताया सचिव था, जो कि ब्रिटिश सांसद था, और चेम्सफोर्ड यहाँ का वायसराय था। अब प्रांतों में क्या किया गया, 1919 में द्वैध शासन शुरू हुआ। द्वैध शासन कैसे शुरू हुआ, एक तो गवर्नर देखता था और दूसरा मंत्री लोग देखते थे। गवर्नर जो देखता था आरक्षित थे, मतलब एकदम महत्वपूर्ण मामले, और हस्तांतरित मंत्री लोग देखते थे, जिसको हस्तांतरण किया जा सकते थे, हाँ चलो तुम संभाल लो उसको इस तरीके से। लेकिन आरक्षित ऐसा था जिसको केवल गवर्नर देखेगा, क्योंकि वो एकदम महत्वपूर्ण था, वो लोग कंट्रोल रखना चाहते थे अपने हाथ में। उसी के साथ केंद्र व राज्य का बजट अलग हो गया, अब एक साथ जो बनता था वो अलग हो गया। पहली बार फीमेल को या महिला को मताधिकार हुआ, 1919 में मिला उनको मत डालने का अधिकार। उससे पहले केवल पुरुष ही मताधिकार का उपयोग करते थे। प्रत्यक्ष चुनाव अब शुरू हो गया। लोक लेखा समिति
मतलब सीएजी बन गया और यूपीएससी भी बन गया, ताकि भर्ती आईएएस रैंक के लोगों को लिया जा सके। तो इस प्रकार से 1919 में बहुत सारी घटनाएं हुआ। उसके बाद आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस समय संघ बनाया गया। संघ बनाने पर प्रयास किया गया कि हम जितना राज्य है उसको मिला के संघ बना लेते हैं। 3 सूची बन गया। 3 सूची में केंद्र की सूची, राज्य सूची और समवर्ती। अवशिष्ट शक्ति को वायसराय के पास दिया गया, मतलब किसी के पास नहीं है तो वो वायसराय के पास चला जाएगा। आरबीआई बना, संघीय न्यायालय बना, मतलब सुप्रीम कोर्ट बना। प्रांत जो था वहाँ के जो गवर्नर मंत्रियों के सलाह पर काम करेगा। तो पहले क्या था, गवर्नर आरक्षित देखता था, मंत्री जो है हस्तांतरित। तो अब इस जब मंत्रियों के सलाह पर काम करेगा गवर्नर, जैसे अभी कहता है मंत्री परिषद के आधार पर राष्ट्रपति या राज्यपाल, वैसे ही ये पद्धति जो है 1935 में शुरू हुआ। तो अब द्वैत शासन की जरूरत ही नहीं है, अलग अलग आरक्षित हस्तांतरित मंत्री जो कहेगा गवर्नर वो करेगा, इसलिए इसको समाप्त किया गया 1935 में। केंद्र में द्वैत शासन अभी भी चल रहा है। इसका मतलब अभी भी वायसराय के पास आरक्षित रहेगा और मंत्री के पास हस्तांतरित। तो ये जो है राज्य प्रांत में ही लागू हुआ है अभी तक 1935 तक। केंद्र सरकार में ये नियम लागू नहीं हुआ है। उसके बाद 1947 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या हुआ, माउंटबेटन या विभाजन योजना शुरू हुआ। उससे पहले भारत सचिव का पद अब समाप्त हो गया। जो सांसद लोग बनते थे भारत सचिव, वो खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि अब भारत को आज़ादी कर देना है, तो अब सचिव यहाँ क्या करेगा। ठीक है, सीमा आयोग बना, सीमा आयोग बन गया। सीमा आयोग मतलब क्योंकि विभाजन हो रहा है भारत पाकिस्तान, तो फिर सीमा बनाना ही पड़ेगा, तो सीमा आयोग बना। माउंटबेटन या विभाजन योजना के बारे में देख लेते हैं। घोषणा हुआ 3 जून को, प्रस्ताव आया 4 जुलाई को और पास हो गया 18 जुलाई को। तो इस प्रकार से आज़ादी के बारे में घोषणा ही हुआ। बाकी बाद में पढ़ेंगे।